हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग दी वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। नाउ वाईफाई स्टडी इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी ग्रुप। फ्रेंड्स दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और मैं दीपक तीर्थयानी एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया धमाकेदार सेशन लेकर गाइस, जो कि ब्लड रिलेशन के रूप में आज आप लोगों को दिखने वाला है, जिसको हम रक्त संबंध बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं भाई साहब? रक्त संबंध, जो कि एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि एग्जाम अगर गवर्नमेंट एग्जाम का है तो ये टॉपिक तो भाई साहब यूं समझ लो कि घर की खेती है, देना ही देना है एग्जामिनर को। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन आज आप मेरे तरीके से पढ़ेंगे और कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है उन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। सभी दोस्त मेरे मित्र जो हैं, जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, सभी लोग फटाफट से जुड़ जाएंगे, क्योंकि आज का सेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आज का दिन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 दिसंबर, ठीक है, 15 दिसंबर का दिन है। और दोस्तों आप सभी लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि आज आप लोगों के लिए सुबह 8 बजे शानदार क्लास हुई थी लॉजिकल रीजनिंग की, जो कि आप लोगों ने ले ली होगी। ठीक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक आज हमने डिस्कस किया था। कल हमने अजम्पशन पढ़ा था, आज हमने लॉजिकल रीजनिंग के अंदर कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ा था। ठीक है, तो सुबह अपनी ये क्लास चल रही है, 8 बजे लॉजिकल रीजनिंग की क्लास हुई थी। अनअकैडमी की क्लासेस के बारे में मैं बता रहा हूं। अभी आप ब्लड रिलेशन का टॉपिक का थ्योरी पढ़ेंगे, फिर 12 बजे, ठीक है, 12 बजे आप लोग ब्लड रिलेशन के ही क्वेश्चंस करेंगे मेरे साथ में। ब्लड रिलेशन के आप लोग पीवाईक्यूज करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर में कौन से क्वेश्चंस आए हैं उनको देखेंगे 12 बजे। 2 बजे आप लोग करेंगे दोस्तों इनपुट आउटपुट वाला टॉपिक। ठीक है मेरे भाई, इनपुट आउटपुट हाथ से जाना नहीं चाहिए। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सीबीटी 1 एनटीपीसी सीबीटी 1 में इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आया है और आपको भी इनपुट आउटपुट सीखना आना चाहिए कि कैसे सोल्व होता है, कौन सी कंडीशंस होती हैं और कैसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन को आप चंद सेकंड्स में, यानी कि 20 से 30 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। तो इन सब पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज 2 बजे। 5 बजे आप लोगों को पता है कि सिलोज्म टॉपिक आपका जो सबसे पसंदीदा टॉपिक बन गया है, उसके नए पैटर्न आज मैं सिखाने वाला हूं। ठीक है, न्यू पैटर्न्स, न्याय वाक्य वाले टॉपिक के न्यू पैटर्न्स विद 50 क्वेश्चंस आज आपको मैं करवाने वाला हूं। न्यू पैटर्न पर बेस्ड जो अपने एग्जाम में आने लगे हैं अब। ठीक है, क्योंकि 2016 के बाद अब 2022 में आप पेपर दे रहे हो, तो 7 साल में क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ सकता है। तो उसके न्यू पैटर्न्स पर आज हम लोग 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ताकि आप लोग बिल्कुल तैयार रहे। ठीक है, जिस बच्चे को कैलेंडर टॉपिक पढ़ना है भाई साहब, आज का पूरा दिन रीजनिंग के नाम कर देना। जिसको भी कैलेंडर टॉपिक पढ़ना है, तो कैलेंडर टॉपिक की क्लास आपकी शाम को 6:30 बजे होने वाली है। ठीक है, और रात को 9 बजे तो आप लोग जानते हो कि मॉक टेस्ट होता ही है। ठीक है, 9 PM पर आपके लिए क्या है? मॉक टेस्ट, स्पीडी मॉक टेस्ट। ये सब ग्रुप डी और एनटीपीसी और एसएससी पुलिस की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए ये क्लासेस हैं। ये अनअकैडमी स्पेशल क्लास शेड्यूल। मैंने आपसे कहा था कि 3 दिन के अंदर मैं आपको सारी चीजें बढ़िया तरीके से करवा दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना मेरे भाई? तो ये सारी चीजें दोस्तों आप लोगों के लिए बिल्कुल फटाफट से जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस का शेड्यूल है। सुबह 8 बजे वाली लॉजिकल रीजनिंग की क्लास धमाकेदार हो चुकी है। 12 बजे वाली क्लास कोई मत छोड़ना, क्योंकि ब्लड रिलेशन के प्रीवियस ईयर पेपर के सभी प्रश्नों को आप लोग यहां देखने वाले हो। 20 साल के सभी प्रश्न यहां करोगे। 2 बजे इनपुट आउटपुट की क्लास होने वाली है। 5 बजे सिलोज्म के न्यू पैटर्न्स जो लेटेस्ट अपडेट हुई हैं, ठीक है, उन पर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। 6:30 बजे आप लोगों के लिए कैलेंडर की क्लास होगी और रात को 9 बजे आप लोग जानते हो कि मॉक टेस्ट चलता ही है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। तो ये सारी चीजें दोस्तों आप लोगों के लिए। सभी बच्चे एक बार थम्स अप कर देंगे और शेयर कर देंगे भाई साहब अपने सभी दोस्तों वगैरह को, सभी को बता देना भाई साहब ये इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप पर आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। ठीक है, सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएगी। ये लिंक है अपना दीपक सर रीजनिंग ऑफिशियल, ये नाम है टेलीग्राम ग्रुप का, और लिंक है t.me/दीपक सर रीजनिंग ऑफिशियल। तो मेरे भाई बिल्कुल तैयार रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10 बजे वाली थ्योरी।
सुबह लॉजिकल रीजनिंग अपन ने किया और अभी अपन लोग ब्लड रिलेशन स्टार्ट करने वाले हैं कि ब्लड रिलेशन की थ्योरी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फिर 12 बजे करेंगे प्रैक्टिस, ब्लड रिलेशन की करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है भाई, तो बिल्कुल तैयार रहना। क्लियर है? तो प्रैक्टिस करने के लिए दोपहर 12 बजे वाली क्लास लेनी है आपको। इसके अलावा दोस्तों नया बैच आज से ही स्टार्ट हो रहा है। जिस भी बच्चे को बेसिक से पढ़ना है या अनअकैडमी पर क्लासेस लेनी है, जिसके नोटिफिकेशन आप प्राप्त करना चाहते हो, तो भाई साहब अनअकैडमी पर आप जैसे ही फॉलो करेंगे तो लिखा हुआ आ जाएगा फॉलोइंग। ठीक है, क्या लिखा हुआ आ जाएगा? फॉलोइंग लिखा हुआ आ जाएगा। और फॉलोइंग लिखा हुआ आने के बाद में आपको क्लासेस के मैसेजेस वगैरह नोटिफिकेशंस वगैरह प्राप्त होने चालू हो जाएंगे। आप सी ऑल पर जाएंगे, बैचेस दिखेंगे आपको, आप सी ऑल पर क्लिक करेंगे, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे, फिर आपके पास में सब्सक्रिप्शन विंडो आएगी। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आप लोग चूज करेंगे, उसमें ऐड अ रेफरल कोड में आप लोग दीपू 10 कोड लगाएंगे। जैसे ही आप दीपू 10 कोड लगाते हो तो पेमेंट आप किसी भी मोड से कर सकते हो भाई साहब। लिखा हुआ आ जाएगा अवश्यम दीपू 10 कोड अप्लाइड, और आज से ही आप लोग बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, DEEPU10 दीपू 10 कोड एक साथ लगाना होता है। 15 तारीख का दिन है और आज से ही बैच चालू होगा अपना। ठीक है भाई, ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। अब दोस्तों ब्लड का रिलेशन किससे होगा, पहले तो मुझे ये बताओ, आप मुझे खुद बताएं कि ब्लड का रिलेशन आखिर होगा किससे, रक्त का संबंध आखिर किससे होगा? हाँ, किससे हमारा ब्लड का रिलेशन होगा? जो हमारे सगे संबंधी होंगे, जो हमारे रिश्तेदार होंगे, ठीक है, जो हमसे जुड़े हुए लोग होंगे, का मतलब है कि जो घर परिवार के हिस्सा होंगे, उनसे हमारा ब्लड का रिलेशन होगा, उसको रक्त संबंध बोलेंगे। हमारा जो दोस्त होगा भाई साहब, उससे हमारा ब्लड का रिलेशन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? तो एक बात याद रख लेना, किसी के भी मन में कोई डाउट हो तो आराम से पूछ सकता है हैंड टू हैंड। ब्लड का रिलेशन किससे होगा? ब्लड का रिलेशन हमारे जो सगे संबंधी रिश्तेदार हैं, तो भाई साहब उन रिश्तेदारों से हमारा रिश्ता होगा, वहीं पर ब्लड का रिलेशन होगा, खूनी संबंध, रक्त का संबंध होगा। ठीक है, जी नहीं भाई साहब, है ना अंकित जी, आपकी मैं बात का जवाब दूंगा यहां पर। जी नहीं, गर्लफ्रेंड वगैरह से हमारा कोई ब्लड का रिलेशन नहीं होगा भाई साहब, है ना। तो कृपया उसको आप फिलहाल आप दूर ही रखें अपने जीवन से और आप पढ़ाई पर फोकस करें। रक्त का संबंध किन किन से होगा वो अभी मैं पूरा फैमिली ट्री स्ट्रक्चर आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फैमिली ट्री स्ट्रक्चर। ठीक है, फैमिली ट्री स्ट्रक्चर। फैमिली ट्री स्ट्रक्चर क्या कहता है, देखना इधर। जैसे मैंने आपने आपको इंक्लूड कर लिया यहां पर सेल्फ, आपने स्वयं को इंक्लूड कर लिया, तो आपकी स्वयं की पीढ़ी में कौन कौन से लोग होंगे? सबसे पहले तो आप ये बताओ आप मुझे, है ना, सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए कि आपकी स्वयं की पीढ़ी में कौन कौन से लोग होंगे। ऐसे कौन से लोग होंगे जो आपकी पीढ़ी में होंगे, ये बता दो फटाफट से। ऐसे कौन से लोग होंगे जो आपकी पीढ़ी में होंगे भाई, आपके स्वयं की पीढ़ी में होंगे? आपका भाई, आप देखते होंगे ना आसपास अपने भाई को, अपनी बहन को, हाँ भाई को बहन को, सेम जनरेशन में है, सेम पीढ़ी में है, भाई बहन होंगे। इसके अलावा और कौन होगा? इसके अलावा कौन होंगे? चाचा के बेटा बेटी, यानी चाचा के बेटा बेटी कौन होंगे? यानी कि कजन। अब कजन में सारे कजन आगे भाई साहब, कौन? चचेरे, ममेरे, बुआ के बेटा बेटी यानी कि फूफेरे, अगर मौसी है मौसी के बेटा बेटी यानी कि मौसेरे, चचेरे, ममेरे, मौसेरे, ठीक है, फूफेरे, भाई बहन, ये सब जो भी कजन होंगे जिनको हम कजन बोलते हैं, ठीक है, भाई बहन, चचेरे, ममेरे, फूफेरे, मौसेरे, भाई बहन, ये सारे के सारे सेम जनरेशन में होंगे दोस्तों। ठीक है, ये सब कौन होंगे? सेम जनरेशन में होंगे। इसके अलावा भाई साहब पत्नी, इसके अलावा स्वयं की पत्नी जो होगी वो भी स्वयं जनरेशन में होगी। पत्नी के अलावा
अगर भाई है, भाई की अगर पत्नी है तो यानी कौन बोलेंगे, भाभी। ठीक है, भाई है, भाई की पत्नी है तो भाभी। ठीक है, अगर पत्नी के भाई बहन है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, साला साली। तो उन दोनों, उनके अपन कौन हो जाएंगे, जीजा। ऐसे ही जो भाभी है उसके क्या हो सकते हैं, देवर, ननद, देवरानी, जेठानी। ये जितने भी वर्ड्स आएंगे ना, ये सब सेम जनरेशन में इंक्लूड होंगे भाई साहब। ठीक है, भाई बहन, चचेरे ममेरे, फूफेरे मौसेरे, भाई बहन, भाभी, साला, पत्नी। ठीक है, जीजा, देवर, ननद, देवरानी, जेठानी, ये जितने भी वर्ड्स, अभी इंग्लिश में भी समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप पहले ये देख लो, सेम जनरेशन में ये लोग होंगे। इससे ऊपर वाली जनरेशन में कौन होंगे, पेरेंट्स। भाई ऑब्वियस ही बात है, इससे ऊपर वाली जनरेशन में कौन होंगे, पेरेंट्स। पेरेंट्स में कौन आएगा, माता पिता। ठीक है, माता पिता। अगर पापा का भाई है तो वो भी तो पेरेंट्स में आएगा, पापा का भाई यानी कौन, चाचा, उसकी पत्नी चाची। ऐसे ही पापा की बहन है तो कौन हो गई, बुआ, और पति कौन हो जाएगा, फूफा। ऐसे ही अगर मम्मी का भाई है यानी कौन, मामा, मामी, उनकी पत्नी। ऐसे ही बहन है अगर मम्मी की तो कौन हो जाएगी, मौसी, मौसा। और भाई साहब पत्नी के मम्मी पापा वो भी तो पेरेंट्स में आएंगे, वो क्या कहलाएंगे, सास ससुर। सास ससुर वो भी क्या कहलाएंगे, पत्नी के मम्मी पापा, पेरेंट्स में आएंगे भाई साहब, सास ससुर कहलाएंगे। इससे ऊपर वाली जनरेशन में ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स में कौन आएगा, पापा के पापा दादा, और पापा की मम्मी दादी। ऐसे ही मम्मी के पापा नाना, है ना भाई साहब, मम्मी के पापा कौन होंगे, नाना। मम्मी के पापा कौन होंगे, नाना। और मम्मी की पत्नी कौन हो जाएगी, नानी। मम्मी के पापा कौन होंगे, नाना। मम्मी की पत्नी कौन हो जाएगी, नानी। सही है। इससे और ऊपर वाली जनरेशन में, इससे और ऊपर वाली जनरेशन में कौन होगा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। दादा के भी पापा, बताओ भाई साहब, दादा के भी पापा कौन हो जाएंगे, परदादा, यानी परदादा दादी, परदादा परदादी। ऐसे ही पर नाना नानी, है ना, पर नाना पर नानी। इससे और ऊपर वाली जनरेशन में भाई सेल्फ में ले लिया आपने, स्वयं में इनको ले लिया, पेरेंट्स में माता पिता, चाचा चाची, बुआ फूफा, मामी मौसा मौसी, सास ससुर सब ले लिए। इससे ऊपर वाली जनरेशन में आपने दादा दादी, नाना नानी को ले लिया। इससे और ऊपर वाली जनरेशन में आपने परदादा परदादी, पर नाना पर नानी को ले लिया। और परदादा के भी अगर पापा आ गए तो फिर क्या लोगे, पर दादा ले लोगे, है ना, पर ले लेना, फिर और पर लगा देना, फिर पर उड़ जाना भाई साहब। हाँ, तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि भाई साहब परदादा तक की जनरेशन लेंगे। इससे ऊपर के अगर और भी अगर जनरेशन आती है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए भी एक बार ही पर लगेगा, पर नहीं लगेगा, बार बार पर नहीं लगेंगे। ठीक है, तो एक बार ही पर लगेगा, याद रख लेना। अब इससे नीचे वाली जनरेशन में अगर चलेंगे तो क्या आएगा भाई साहब, चाइल्ड। बच्चों में कौन आएगा भाई साहब, बच्चों में कौन आएगा भाई साहब, बच्चों में आएगा बेटा बेटी। कौन आएगा, बेटा बेटी। ऐसे भाई के बेटा बेटी हैं तो उसको क्या लेंगे, भतीजा भतीजी, है ना। इससे और अगर बहन के बेटा बेटी हैं तो भांजा भांजा भांजी। भाई के बेटा बेटी भतीजा भतीजी, बहन के बेटा बेटी भांजा भांजी। और अगर नीचे चलें तो इसमें आएगा ग्रैंड चाइल्ड। ग्रैंड चाइल्ड में कौन आ जाएगा, बेटे का बेटा पोता, बेटे की बेटी पोती, बेटी का बेटा नाती, बेटी का बेटा नाती,
और बेटी की बेटी नातिन। ऐसे और अगर नीचे चलें तो ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, क्या आएगा? ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड। ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड में कौन होगा? पर पोता पोती, पर पोता पोती, पर नाती नातिन, पर पोता पोती, पर नाती नातिन। इससे और नीचे वाले जनरेशन में एक बार ही पर लगेगा। तो कहने का मतलब है ये आपका फैमिली ट्री स्ट्रक्चर है भाई साहब, ये पूरा फैमिली ट्री स्ट्रक्चर है। बस इन्हीं लोगों के साथ में हमारा सगा संबंध होता है, ब्लड का रिलेशन होता है। अगर आपको कोई रिलेशन याद आ रहा हो तो आप लोग बता सकते हो, बिल्कुल बेझिझक बता सकते हो कि इनमें से ऐसा कोई रिलेशन आपको याद आ रहा हो जो ब्लड के रिलेशन में होना चाहिए, तो आप बता सकते हो भाई साहब। जल्दी से बता दो, फटाफट से, तुरंत प्रभाव से बता दो फटाफट से। बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ये चीजें अगर क्लियर है ना तो यूं समझ लो कि आधे से ज्यादा चैप्टर क्लियर है। बस यही तो चीजें हमें प्रॉब्लम करती हैं, तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपको कोई रिलेशन याद आ रहा हो तो आप लोग बता सकते हो भाई साहब। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं आपके कमेंट्स, जताइए फटाफट से बताइए दोस्तों। ठीक है, पड़ोस पड़ोसन वगैरह कुछ नहीं है भाई साहब। साडू लिखा है यहाँ पे कि एक बच्चे ने, सर साडू भाई, साडू भाई बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है ना, साडू भाई का मतलब होगा दो बहनों के पति आपस में साडू कहलाते हैं। ठीक है ना, तो भाई साहब उनके लिए क्या वर्ड यूज होगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, वो भी ब्लड रिलेशन में आएंगे, याद रख लेना। दो बहनों के पति आपस में साडू भाई जो कहलाते हैं भाई साहब, देख लेना इधर एक बार, उनको क्या कहेंगे और किस तरीके से चीजों को देखेंगे ये समझिएगा। सबसे पहले तो अगर मैंने लिख दिया अंकल, इंग्लिश में एक वर्ड लिख दिया मैंने अंकल, तो अंकल में सभी लोग आ गए भाई साहब। अंकल में दुनिया के सारे अंकल आ गए, चाचा भी आ गया, मौसा भी आ गया, फूफा भी आ गया। ठीक है, चाचा, मौसा, फूफा, ताऊ, ठीक है, मामा, ये सब अंकल में है भाई साहब। इन सब के लिए एक ही वर्ड होगा, चाचा, मौसा, फूफा, ताऊ, मामा, सबके लिए अंकल वर्ड यूज होगा भाई साहब। ठीक है, ऐसे ही अगर लिखा हुआ आ गया आंट या आंटी, तो आंट में कौन आएगा भाई साहब? चाची, मौसी, बुआ या फूफी, ऐसे ही ताई, मामी, ये सब आंटी में आएगा, आंट में आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर देखें फादर इन लॉ, फादर इन लॉ का मतलब क्या होता है भाई साहब? फादर इन लॉ मतलब ससुर, फादर इन लॉ मतलब ससुर। और अगर आ गया आपका मदर इन लॉ, क्या आ गया? मदर इन लॉ, मदर इन लॉ मतलब सासू मां। ठीक है, सास या सासू मां कुछ भी लिख दो। इसी तरीके से देखना सिस्टर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ, इनको भी समझ लेना अच्छे से भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट है। अब ब्रदर इन लॉ में आ जाएगा आपका साडू वाडू सब आ जाएंगे इसी में। ठीक है भाई साहब, यहां पर देख लेना अच्छे से। ब्रदर इन लॉ में कौन कौन आएगा? ब्रदर इन लॉ में आपका आएगा सबसे पहले तो साला, जेठ, देवर। ठीक है, साला, जेठ, देवर, जीजा, देवर, जीजा। ठीक है, साला, जेठ, देवर, जीजा, साडू भाई जो आप बोलते हो, ये सब किस में आएंगे भाई साहब? ये सब ब्रदर इन लॉ में आएंगे। ऐसे सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ में कौन आएगा? सिस्टर इन लॉ में आएगी साली, जेठानी, देवरानी, जेठानी, देवरानी, ननद। ठीक है ना, साली, जेठानी, देवरानी, ननद, भाभी, ये सब किस में आएंगे? सिस्टर इन लॉ में आएंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको भले से हंसी आ रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब क्वेश्चन करेंगे और इन चीजों में आप लोगों को अगर गलती हुई ना तो फिर देख लेना आप। ठीक है ना, इसलिए पूरा फोकस अभी आप यहाँ पे कर लो।
क्लियर है? साला, जेठ, देवर, जीजा, साडू सब ब्रदर इन लॉ में आएंगे। साली, देवरानी, जेठानी, ननद, भाभी ये सब सिस्टर इन लॉ में आएंगे। एक वर्ड आता है नेफ्यू, नेफ्यू, भतीजा और भांजा, चाहे भतीजा हो या भांजा हो दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज होगा, नेफ्यू। ऐसे ही नीस, नीस भतीजी हो या फिर भांजी हो। मैंने कहा ना आपको, मैं एक भी दिक्कत आने नहीं दूंगा, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी आएगी नहीं आज के बाद जीवन में, ठीक है? ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। बस आप लोग पूरा फोकस करके चीजों को देखते रहें, एक बार अच्छे से समझते रहें और चीजों को दोहराते रहें। देखिए इधर फटाफट से देखते जाएं, ठीक है? बात समझ में आ गई? सभी लोग थम्स अप कर दें एक बार जल्दी से, तुरंत प्रभाव से। भाई साहब सभी लोग एक बार तुरंत प्रभाव से थम्स अप कर देंगे। सभी लोगों को समझ में आ गया? चाचा, मौसा, फूफा, ताऊ, मामा सब अंकल में आएंगे। चाची, मौसी, बुआ, ताई, मामी सब आंट में आएगा। ससुर, मदर इन लो, सासू माँ, ये सॉरी फादर इन लो, ससुर, मदर इन लो का मतलब क्या हो जाएगा? सासू माँ, ये अलग हो गए, ठीक है? इसके अलावा ब्रदर इन लो में साला, जेठ, देवर, जीजा, साडू भाई सब आ जाएंगे। सिस्टर इन लो में साली, जेठानी, देवरानी, ननद, भाभी सब आ जाएंगे। नेफ्यू में भतीजा हो या भांजा दोनों आ गए। नीस में भतीजी हो या भांजी दोनों आ गए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहां तक की क्लियर है? अब यहां पर देखना इधर, अब यहां पर देखना इधर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों मैं आप लोगों को यहां पे समझाने वाला हूं, ठीक है? पहली बात तो इधर याद रखना, अगर कहीं पहला रूल लिख लो, रूल नंबर 1 ब्लड रिलेशन का, नेम से कभी भी जेंडर आइडेंटिफाई नहीं होता। नेम से कभी भी जेंडर आइडेंटिफाई नहीं होगा, आइडेंटिफाई नहीं होगा। लिख लो, आप नाम से कभी भी ये नहीं बता सकते कि वो पुरुष है या महिला है। जैसे मैंने ले लिया सोनू, अब हमें क्या पता सोनू मेल है या फीमेल है? हमें नेम से जेंडर आइडेंटिफाई करना ही नहीं है। सोनू हो, बिट्टू हो, सोनू हो, बिट्टू हो, कमलेश हो, ठीक है? कोई भी नाम आ जाए, मैं तो कह रहा हूं कुछ भी आ जाए, राम आ जाए, श्याम आ जाए, गीता आ जाए, अरे जो तुम्हें डायरेक्टली दिखते भी हो ना कि यार ये नाम तो लड़की का ही है, अंकिता आ जाए, अंजलि आ जाए, ठीक है? और तुम्हें ये भी दिखता हो कि यार ये नाम तो भाई साहब लड़कों का ही है, अंकित आ जाए, विशाल आ जाए, अरे भाई साहब कुछ भी आ जाए, नेम से कभी भी जेंडर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे जब तक वो आइडेंटिफाई करके नहीं देता। आप नेम से कभी भी आइडेंटिफाई नहीं करेंगे जेंडर को। बात समझ में आ गई? सभी लोग थम्स अप कर दें और सेशन को शेयर भी कर दें सभी दोस्तों के साथ में, ठीक है? नेम से कभी भी जेंडर आइडेंटिफाई नहीं होगा। फैमिली ट्री स्ट्रक्चर में आप लोगों को बता चुका हूं कौन कौन क्या होगा, बस यही रिलेशंस हमें एग्जाम में देगा, इनको ये बोलते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा नेम से जेंडर आइडेंटिफाई कभी भी नहीं होगा, रूल नंबर 1, ठीक है? अब यहां पर एक चीज और देख लेते हैं, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज, 2 वर्ड आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। रूल नंबर 2, 2 वर्ड आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। कभी कभी वो लिखकर दे देता है मातृवंश, ये जो वर्ड लिखकर देता है ना मातृवंश, मैटरनल, ऐसे लिखकर देता है मैटरनल आंट, मैटरनल अंकल। मातृवंश का मतलब क्या है? और एक लिखकर देता है दोस्तों पितृवंश, कभी कभी डायरेक्ट लिखकर नहीं देता और इस तरीके की चीजें लिखकर देता है, पितृवंश, पैटर्नल। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि पैटर्नल क्या होता है, मैटरनल क्या होता है, ठीक है? पैटर्नल क्या होगा, मैटरनल क्या होगा, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए।
अगर मैटरनल मम्मी की तरफ से रिलेशन चल रहा है, मदर की तरफ से अगर रिलेशन चल रहा है, मदर की तरफ से रिलेशन, तो आप उसको यूज करते हो मैटरनल। और अगर फादर की तरफ से रिलेशन चला गया, जैसे फादर के भाई है ना, फादर के भाई की पत्नी के भाई बहन, उनमें चला गया रिलेशन, ठीक है, तो फादर की तरफ से अगर रिलेशन चल रहा है, फादर की तरफ से अगर रिलेशन चल रहा है, तो भाई साहब आप उसको बोलोगे पैटर्नल, उसको उस रिलेशन को अपन बोलेंगे पैटर्नल। और मम्मी की तरफ से रिलेशन चल रहा है तो उसको अपन बोलेंगे मैटरनल। ये दो वर्ड आपको पता होने चाहिए। सभी समझ में आ गया? पैटर्नल मतलब फादर से और मैटरनल मतलब मदर से। नेम से कभी भी जेंडर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। अगर इतनी चीजें आपको पता है तो आप लोग बढ़िया तरीके से क्वेश्चन के अंदर एंटर कर सकते हैं। अच्छा, एक वो चीज मैं और यहां पर बोलूंगा, इसको मैं रूल नंबर 1 काम कर देता हूं, 3 कर देता हूं, और रूल नंबर 2 भी यहीं पे बता देता हूं, ताकि एक ही स्लाइड में आपको सारी चीजें पता लग जाएगी। अगर कहीं पर लिखा हुआ है पर्सन, पर्सन जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं व्यक्ति, पर्सन जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं व्यक्ति, तो क्या व्यक्ति, व्यक्ति मतलब कौन हुआ? मेल। व्यक्ति मतलब आप बहुत सी बार मैंने लड़कों को करते हुए देखा है। अच्छा, जैसे वो बोलता है ना, एक व्यक्ति ने रमा की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो इस व्यक्ति का मतलब क्या है? भाई साहब जेंडर आइडेंटिफाई नहीं है इसका भी। व्यक्ति मतलब मेल भी हो सकता है, व्यक्ति मतलब फीमेल भी हो सकता है। ये मत कर दिया करो कि व्यक्ति मतलब हमेशा पुरुष ही होगा। अ पर्सन सेड, अ पर्सन सेड, एक व्यक्ति ने कहा, तो किसने कहा? पुरुष है वो व्यक्ति या महिला है, ये थोड़ी क्लियर है। मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। व्यक्ति मतलब क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर। व्यक्ति मेल भी हो सकता है, व्यक्ति फीमेल भी हो सकता है, भाई साहब याद रख लेना, ठीक है। हमें नहीं पता कौन है, वो हमें आगे क्लियर हो जाएगी, चीजें पता चल जाएगी। हमें नहीं पता कि पर्सन कौन है, मेल कौन है, फीमेल है या कौन है, भाई साहब कुछ नहीं पता। अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 3 तरीके के मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो डायरेक्ट पॉइंटिंग वाले, दूसरे तरीके के क्वेश्चन देते हैं ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, इस तरीके के। और तीसरे बनते हैं जो अपने रिलेटेड होते हैं, किससे? तीसरे अपने रिलेटेड होते हैं गाइस, जो सिंबल्स होते हैं उससे रिलेटेड। तो 3 तरीके के क्वेश्चंस हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। पर 3 तरीके के क्वेश्चंस पढ़ने से पहले मुझे मेरी कुछ बातों का आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई ना कि कौन किसका किससे रिलेशन बता रहा है, तो समझ लो पूरी पिक्चर ही खत्म चैप्टर की। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपको धड़ाधड़ से उसके जवाब देने हैं, ठीक है। पहले एक सिंपल सी, मैंने मान लीजिए कि मैं एक सिंपल सी एक लाइन लिख रहा हूं, जिसका मतलब मैंने ये लिखा है ए बी का भाई है। मैंने एक सिंपल सी लाइन लिखी, ए बी का भाई है, ठीक है। तो मुझे ये बता दो जेंडर किसका क्लियर है? जेंडर किसका क्लियर है? ए इज ब्रदर ऑफ बी। हिंदी मीडियम वालों को ही दिक्कत है, इंग्लिश मीडियम वालों को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है भाई साहब। मैं आपको क्लियरली बता दूं, इंग्लिश मीडियम वालों को बहुत अच्छे से लाइन में समझ में आ जाती है। दिक्कत हिंदी मीडियम वालों को आएगी, थोड़ा सा भी कॉमा इधर उधर हुआ, पूरा रिलेशन चेंज। ए बी का भाई है, जेंडर किसका क्लियर है? बात हमेशा इसकी हो रही है। अभी आपको यहां पे लग रहा है आगे वाले की बात हो रही, तो इसका मतलब सर आगे वाला ही होगा, करता वही है ना। ए किसका भाई है? कौन का जवाब कौन दे रहा है? ये दे रहा है, ए दे रहा है। ए बी का भाई है। किसका भाई है? बी का। कौन है? ए। तो कौन का जवाब कौन दे रहा है? ए दे रहा है। ए बी का भाई है। भाई कौन हुआ? ए हुआ। कौन का जवाब कौन दे रहा है? ए दे रहा है। बी का भाई कौन है? ए है। बी का भाई कौन है? ए है। तो कौन का जवाब जो दे रहा है हमें उसके बारे में बता रखा है कि ए बी का भाई है, यानी रिलेशन बनेगा इस तरीके से।
अब सेम जनरेशन होगी तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करोगे, ये बात याद रख लेना। सेम जनरेशन तो हॉरिजॉन्टल लाइन, और जनरेशन चेंज हो गई, पिता दादाजी और इनमें चले गए तो वर्टिकल लाइन का यूज करोगे, ये आप सभी जानते हैं। तो देख लीजिएगा, ए बी का भाई है, सेम जनरेशन है, जेंडर ए का क्लियर है, जेंडर ए का क्लियर है, बी का जेंडर क्लियर नहीं है, बी मेल भी हो सकता है, बी फीमेल भी हो सकता है, जेंडर नॉट क्लियर। बी मेल भी हो सकता है, बी फीमेल भी हो सकता है, क्योंकि बहन का भी भाई हो सकता है तो भाई का भी भाई हो सकता है, क्योंकि बहन का भी भाई हो सकता है तो भाई का भी भाई हो सकता है। जेंडर ए का क्लियर है। लेकिन अब अगर लाइन मैंने ऐसी दे दी, लाइन ऐसे दे दी, ए का भाई बी है, एज ब्रदर इज बी, अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया यहां पर, इंग्लिश में भी मैंने यहां लगा दिया अपोस्ट्रोफी एस, एज ब्रदर इज बी, ए का भाई बी है। अब कौन का जवाब कौन दे रहा है? हाँ, ए का भाई कौन है? ए का भाई बी है। तो भाई साहब अब जेंडर किसका क्लियर हुआ? ए का भाई कौन है? ए का भाई कौन है? बी है। ए का भाई कौन है? बी है। तो यहां पे बी का जेंडर क्लियर है और यहां पर ए का जेंडर क्लियर था। तो लाइनें ढंग से पढ़ लेना, एग्जाम में गलतियां इसी वजह से होती हैं। तो जेंडर किसका क्लियर है? बी का जेंडर क्लियर है। अब आपको समझ में आ गया कि यार बहन का भी भाई हो सकता है तो भाई का भी भाई हो सकता है। ए का जेंडर क्लियर नहीं है। जेंडर किसका क्लियर है? ये इस वाली लाइन में ए का जेंडर क्लियर है, इस वाली लाइन में बी का जेंडर क्लियर है। कोई आपत्ति है क्या यहां तक? मैं कह रहा हूं और मेरा प्रॉमिस है आपसे, जड़ से खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। मतलब जो कंसेप्ट बनते हैं ना, जिसकी वजह से परेशानी होती है, जहां पर हमें प्रॉब्लम होती है, मैं कह रहा हूं जड़ से उखाड़ के खत्म कर देंगे। कभी जीवन में दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरीके के क्वेश्चन में। ठीक है, बस आप देखते जाओ, समझते जाओ। ठीक है, पहले वाली लाइन में ए कोमा बी दोनों साथ साथ में दे रखे हैं और उसने पूछा का भाई है, तो भाई साहब आगे वाले का जेंडर क्लियर है, ए का भाई बी है। यहां पर बीच में गैप आ गया, देखो हिंदी वाले मीडियम वाले देखो बीच में गैप आ गया। ए का भाई कौन है? कौन का जवाब कौन दे रहा है? बी दे रहा है, तो बी का जेंडर क्लियर। ठीक है, अब यहां पर देखना इधर दोस्तों, अच्छे से समझना इस चीज को। मान लीजिए मैंने लाइन इस तरीके से लिख दी, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है जो सी का पिता है। ए बी का भाई है जो सी का पिता है। कनेक्टिविटी में जो वर्ड दे दिया मैंने, ए इज ब्रदर ऑफ बी who is father of C. A who is brother of B, sorry, A is brother of B who is father of C. अब भाई साहब कनेक्टिविटी में तीन लोग आ गए। ए बी का भाई है जो सी का पिता है। ध्यान से देखना। तो दोस्तों यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बनती है, आपको यह बताना है कि जेंडर किस किस का क्लियर है। आपको यह नहीं बताना कि स्ट्रक्चर क्या बनेगा, आपको तो यह बताना है कि जेंडर किस किस का क्लियर है। तीन लोग दे दिया आपको, ए दे दिया, बी दे दिया, है ना, ए दे दिया, बी दे दिया, और उसके बाद मैंने आपको दे दिया जो वर्ड, और फिर उसके बाद में मैंने दे दिया आपको सी। तो भाई साहब यहां पर देखना है चीजों को समझ। ए बी का भाई है, पहले इस लाइन को अरेंज करते हैं। ए बी का भाई है, यहां तक की लाइन, ए इज दी ब्रदर ऑफ बी, ये तो क्लियर हो गई आपकी। जेंडर किसका क्लियर है? आगे वाले का, है ना। जेंडर किसका क्लियर है? आगे वाले का, ये तो क्लियर ही हो गया आपको। ए बी का भाई है, बहन का भी भाई हो सकता है तो भाई का भी भाई हो सकता है। बी का जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, ए का जेंडर क्लियर है, ए बी का भाई।
फिर आगे उसने लाइन बोली जो सी का पिता है, तो ये वाली बात किसके लिए कही गई है? जो सी का पिता है, हु इज फादर ऑफ सी। तो हु इज फादर ऑफ सी, ये वाली बात किसके लिए कही गई है? मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, तीसरी वाली बात किसके लिए कही गई है? ए बी का भाई है जो सी का पिता है, तो सी का पिता कौन है? ये वाली बात किसके लिए कही गई है? ये वाली बात कही गई है जो के तुरंत पहले आने वाले व्यक्ति के लिए, यानी ये वाली बात बी के लिए कही गई है। हमेशा याद रख लेना, तीसरे वाले व्यक्ति की बात उसके लिए कही जाएगी जो के तुरंत पहले आएगा। तीसरे वाले व्यक्ति की बात किसके लिए कही जाएगी? तीसरे वाले व्यक्ति की बात हमेशा कही जाएगी उस व्यक्ति के लिए जो उससे तुरंत पहले आएगा, जो उससे तुरंत पहले आएगा। तो भाई साहब याद रख लेना। अब यहां पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, और वो कंफ्यूजन क्या क्या हो सकता है वो सारा क्लियर कर रहा हूं। जरूरी नहीं है हर बार जो आएगा, जो जिसका, है ना, जो जिसका, उसका, उसे, जिसे, जिससे, who, whom, whose, कुछ भी आ जाए इनमें से, नोट कर लेना, कुछ भी आ जाए। जब तीन लोग दे रखे हों और तीन लोगों की कनेक्टिविटी में जो वर्ड दे रखा है, हु वर्ड दे रखा है, तो तीसरे वाले व्यक्ति की बात हमेशा याद रखो किसके लिए कही जाएगी? तुरंत पहले वाले की। तीसरे वाले व्यक्ति की बात किसके लिए कही जाएगी? तुरंत पहले, जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर, तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए कही जाएगी। किसके लिए कही जाएगी? तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए कही जाएगी। दोस्तों याद रख लेना। तो देखिए, ए बी का भाई है, ये लाइन यहां खत्म हो गई। जो सी का पिता है, तो सी का पिता कौन है? बी। सी का पिता कौन है? बी। हु इज फादर ऑफ सी? बी इज फादर ऑफ सी। अब अगर बी फादर है, बी इज फादर ऑफ सी, बी सी का पिता है, बी सी का पिता है, पर बेटी का भी पिता हो सकता है, तो बेटे का भी पिता हो सकता है। सी का जेंडर क्लियर नहीं। ए इज ब्रदर ऑफ बी, हु इज फादर ऑफ सी, सो हु इज फादर ऑफ सी? बी इज फादर ऑफ सी। तो जेंडर सिर्फ ए और बी का क्लियर हुआ, सी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ। जब भी लोग फटाफट से एक बार थम्स अप कर देंगे, तुरंत प्रभाव से बता देंगे कि यस सर समझ में आ गया कि जेंडर इस वाली लाइन में ए और बी का क्लियर है, सी का जेंडर क्लियर नहीं है। सभी लोगों का थम्स अप आ जाना चाहिए भाई साहब, सभी लोगों का थम्स अप आ जाना चाहिए तुरंत प्रभाव से। अब अगला देखो, अगली लाइन देखना इधर, ए जो बी का पिता है, ए जो बी का पिता है, ए जो बी का पिता है, भाई कर लो, एक काम करो पिता पीछे कर लेंगे। ए जो बी का भाई है, ए जो बी का भाई है, और यहां पर कॉमा लगा के लिख दिया सी का पिता है। ए जो बी का भाई है, सी का पिता है। लाइन इस तरीके से आ गई इस बार। ए हु इज, ए हु इज ब्रदर ऑफ बी, फादर ऑफ सी। ये लाइन लिखकर दे दी मैंने आपको। अब भाई साहब आप लाइन बनाओगे, ए जो बी का भाई है, यहां तक तो कोई आपत्ति नहीं है, ए जो बी का भाई है, ठीक है, ए जो बी का भाई है, ए का जेंडर क्लियर है। पर मेरे भाई यहां पर चीजें समझने वाली ये थी कि हमें ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। अब स्टार्टिंग के दो लोगों के बीच में जो वर्ड दे दिया उसने, स्टार्टिंग के दो लोगों के बीच में जो वर्ड दे दिया, तो तीसरे वाले व्यक्ति की बात हमेशा याद रखना। जो के लिए रूल ही याद कर लो, जो के लिए परमानेंटली रूल याद रख लो, जस्ट बिफोर। जो के लिए आप लोग एक रूल याद रख लें, तुरंत पहले, अर्थात जस्ट बिफोर।
जस्ट बिफोर, तुरंत पहले, ठीक है। ए जो बी का भाई है, ए जो बी का भाई है, सी का पिता है। ए जो बी का भाई है, सी का पिता है। तो सी का पिता कौन है? अब यहां पर किसके लिए बात हो रही है? ए के लिए बात हो रही है। यहां पर किसके लिए बात हो रही है? ए के लिए बात हो रही है कि ए सी का पिता है। ए किसका पिता है? सी का पिता है। तो इस वाले स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही व्यक्ति का जेंडर क्लियर हुआ है, न तो बी का जेंडर क्लियर हुआ, न सी का जेंडर क्लियर हुआ। यही तो चीज समझानी है अपने, यही तो चीज समझानी है कि जेंडर किसका क्लियर है यार। इस वाले स्ट्रक्चर में सिर्फ एक व्यक्ति ए का जेंडर क्लियर है, बी का भी जेंडर क्लियर नहीं है, सी का भी जेंडर क्लियर नहीं है। जबकि इससे पीछे वाले में अगर देखें, इससे पीछे वाली लाइन में जब 3 व्यक्तियों में से आखिरी के 2 व्यक्तियों के बीच में जो वर्ड दिया था, तो भाई साहब जेंडर किसका क्लियर था? ए का भी क्लियर था, बी का भी क्लियर था, सी का जेंडर क्लियर नहीं था। लेकिन इस स्ट्रक्चर में ए का जेंडर देखो, ए का जेंडर क्लियर है, बी और सी का जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है। तो जो के लिए आप लोग रूल बनाकर लिख सकते हैं भाई साहब कि जब 3 लोग दे रखे हों तो तीसरे वाले व्यक्ति की बात हमेशा उस व्यक्ति के लिए कही जाएगी जो तुरंत पहले होगा, जो के तुरंत पहले आएगा, ठीक है। तो जो का कंसेप्ट फटाफट से बता दो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सभी बच्चे थम्स अप कर दें। अब और वाला कंसेप्ट, या तथा किंतु परंतु वाला कंसेप्ट देखो। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है और ए बी का भाई है और सी का पिता है। ए बी का भाई है और सी का पिता है। ए इज brother of B and father of C। ए बी का भाई है और सी का पिता है। ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड फादर ऑफ सी। ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड फादर ऑफ सी। तो सबसे पहले तो इस लाइन को बनाएंगे। ए बी का भाई है, ए का जेंडर क्लियर। अब यहां पर भाई साहब कनेक्टिविटी देखो किसकी दी थी उसने? और की कनेक्टिविटी दे दी। ये ए, ये बी, फिर कनेक्टिविटी में आ गया और वर्ड और फिर सी। तो और की जगह वर्ड आ सकता है या, और आ सकता है, या आ सकता है, तथा आ सकता है, किंतु आ सकता है, परंतु आ सकता है, लेकिन आ सकता है ना। और, या, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु कुछ भी आ जाए, यानी कि एंड, और, बट, कुछ भी वर्ड आ जाए 3 लोगों की कनेक्टिविटी में, ये इनमें से कोई सा भी वर्ड आ जाए तो तीसरे वाले व्यक्ति की बात हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए कही जाती है। तीसरे वाले व्यक्ति की बात हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए कही जाती है। अगर ये लाइनें क्लियर हो गई ना तो यूं समझ लो कि 90% चैप्टर क्लियर हो गया, क्योंकि यही तो हमें परेशान करते हैं। सभी लोग दिल से लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे एक बार। अरे भाई साहब, हमें परेशान कौन करता है? हमें परेशान यही तो करते हैं। और, या, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, एंड, और, बट जब 3 लोग दे रखे हों और ये वर्ड आ रहे हों तो तीसरे वाले व्यक्ति की बात हमेशा याद रखो किसके लिए कही जाएगी? फर्स्ट पर्सन के लिए कही जाएगी। तो ये जो बात कही जा रही है सी का पिता है, तो ये वाली बात किसके लिए कही जा रही है? फर्स्ट पर्सन कौन है? ए। ए के लिए ये बात कही जा रही है कि ए सी का पिता है। ए खुद सी का पिता है, तो पिता तो ऊपर रहेगा। अब सी बेटा भी हो सकता है, सी बेटी भी हो सकती है, क्योंकि भाई साहब ए अगर पिता है तो बेटी का भी पिता हो सकता है ए, और बेटे का भी पिता हो सकता है। इसका जेंडर क्लियर नहीं है, यानी इस लाइन में सी का जेंडर क्लियर नहीं है, इस लाइन में बी का जेंडर क्लियर नहीं।
सभी लोग थम्स अप कर देंगे फटाफट से, एक बार सभी लोग थम्स अप कर देंगे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, यहां पर देखिएगा फटाफट से। आपको सारी कनेक्टिविटी समझ में आ गई, जो की कनेक्टिविटी समझ में आ गई कि अगर 3 लोग दे रखे हैं और जो की कनेक्टिविटी दे रखी है, तो जो के लिए तो परमानेंटली याद रखना है तुरंत पहले, तीसरे वाले व्यक्ति के बाद उस व्यक्ति के लिए कही जाएगी जो के तुरंत पहले आ रहा हो। तीसरे वाले व्यक्ति की बात यहां पर कही जा रही है, स्टार्टिंग के 2 लोगों के बीच में जो आ गया तो किसके लिए कही जा रही है, तुरंत पहले, ठीक है, ए के लिए कही जा रही है। लेकिन अगर और या तथा लेकिन किंतु परंतु कुछ भी आ जाए, वो हमेशा लास्ट के 2 व्यक्तियों के बीच में आएगा, तो ये वाली बात हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए कही जाएगी, ठीक है। अब यहां पर देखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछने जा रहा हूं, यहां पर चीजों को समझना। अगर मैंने लाइन लिख दी ए बी का भाई है, ए बी का भाई है और सी डी का पिता है, ये लाइन दे दी मैंने आपको, तो अब बताओ कौन सी लाइन, ये वाली बात किसके लिए कही जा रही है। A is brother of B. A is brother of B and C is father of D. A is brother of B and C is father of D. तो ये वाली बात किसके लिए कही जा रही है, फटाफट से बता दो। प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाना 12 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भाई साहब। थ्योरी तो मैंने तुम्हें पढ़ा दी और तुम्हें पता है कि थ्योरी हम सुबह पढ़ते हैं और फिर प्रैक्टिस जो करते हैं वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर करते हैं, ठीक है ना। थ्योरी हम यूट्यूब पर पढ़ते हैं और प्रैक्टिस अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर करते हैं। दोपहर 12 बजे क्लास होने वाली है, क्योंकि आज आप 2 चैप्टर सीखने वाले हो। 12 बजे ब्लड रिलेशन पूरा सीखने वाले हो और इसके अलावा आप लोग सीखने वाले हो, आपको पता ही है 2 बजे कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हो, 2 बजे आप लोग पढ़ने वाले हो इनपुट आउटपुट। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, बढ़िया खत्म करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से पहले बता दें, ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर होगी दोनों क्लासें। ये मेरा प्रॉमिस है तुम्हें कि आज के बाद तुम्हें ना तो इस टॉपिक में दिक्कत होगी और आज के बाद ना तो तुम्हें ब्लड रिलेशन में दिक्कत होगी, दोनों टॉपिक्स में कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देख लेना इधर, ए बी का भाई है और मैंने बोला सी डी का पिता है। तो भाई साहब आप लोग एक बार देखिए, ध्यान से देखिए, ये एज अ कंजक्शन यूज हो रहा है। रूल हमने 3 लोगों के लिए पढ़ा है भाई साहब, रूल तो हमने 3 लोगों के लिए पढ़ा है, 4 लोगों के लिए थोड़ी ना कोई रूल है। देखो 3 लोग हैं, इसमें 2 ही हैं, इसमें 3 लोग हैं भाई साहब, इसमें 3 लोग हैं, ये 3 लोग वाला रूल पढ़ा है, पर यहां तो 4 लोग हो गए। ए बी का भाई है और सी डी का पिता है, इनमें आपस में रिलेशन ही नहीं है। आप आंखें खोल के देखिए, रटना नहीं है किसी चीज को, पहले समझना। इन दोनों सेंटेंस में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये तो अलग अलग सेंटेंस हैं। सिर्फ 2 सेंटेंसेस को जोड़ के लिख दिया एज अ कनेक्टर, यूं कह सकते हैं कंजक्शन एज अ, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ए बी का भाई है, जेंडर ए का क्लियर है। सी डी का पिता है, जेंडर सी का क्लियर है। तो भाई साहब आप खुद देख सकते हैं, यहां पर ए का जेंडर क्लियर है, बी का जेंडर क्लियर नहीं है। यहां पर सी का जेंडर क्लियर है, डी का क्लियर नहीं है, इनमें आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है। अब एक प्रश्न तो करते हैं भाई साहब, एक प्रश्न तो बनता है बढ़िया तरीके से, फिर उसके बाद सारे प्रश्न दोपहर 12 बजे करेंगे। एक प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक लड़के का परिचय देते हुए अमरजीत कहते हैं, ये भाई साहब लड़का,
इसका जेंडर भी क्लियर कर दिया मेल। क्या अमरजीत का जेंडर क्लियर है? क्या नेम से जेंडर आइडेंटिफाई होगा? क्या अभी अभी सिखाया है? अभी अभी सिखाया है नेम से कभी भी जेंडर आइडेंटिफाई नहीं होता। ठीक है, तो अमरजीत बोल रहा है, एक लड़के का परिचय देते हुए अमरजीत कहते हैं, अमरजीत कहता है, क्या कहता है अमरजीत इस लड़के के बारे में? इस लड़के के बारे में बोल रहा है कौन? अमरजीत, कि वह, ये लड़का, वह मेरे पिता, अब अमरजीत का पिता है, पिता तो ऊपर वाली जनरेशन में आएगा ना, वह मेरे पिता की पुत्री का पुत्र है, वह मेरे पिता की पुत्री का पुत्र है। अब एक बात सुनना, मेरी बात सुनना, अच्छे से समझना, पहले हमसे गलती क्यों होती है ये भी सुन लेना। अगर यहां पर ऐसा लिखा होता कि एक लड़के के फोटोग्राफ की तरफ देख रहा है, अगर यहां पर यह लाइन लिखी भी होती ना कि लड़के के फोटोग्राफ की तरफ वो देख रहा है, तब तो वो अमरजीत अपने खुद के फोटोग्राफ की तरफ भी देख सकता था। हमें नहीं पता अमरजीत कौन है, तो हो सकता है कि अमरजीत अपने खुद के फोटोग्राफ की तरफ भी देख रहा हो, परंतु यहां पर फोटोग्राफ वर्ड कहीं पर भी यूज नहीं हुआ। पता है आपसे गलती क्यों होती है? क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तब आप ये तो देखते ही नहीं हो कि भाई साहब कहीं फोटोग्राफ तो नहीं दिया उसने। अगर फोटोग्राफ में अगर कोई लड़का देख रहा है तो वो अपने खुद का फोटोग्राफ भी देख सकता है, लेकिन यहां पर कहीं पर भी क्वेश्चन में फोटोग्राफ नहीं बोला। उसने बोला है कि एक लड़के का परिचय कराते हुए अमरजीत ने कहा, यानी ये लड़का अलग है और अमरजीत अलग है, दो अलग अलग व्यक्ति हो गए कि नहीं हो गए? लड़का अलग है और अमरजीत अलग है, दो अलग अलग लोग हो गए। अब ये अगर फोटोग्राफ की तरफ देख रहा होता तो वो दोनों एक भी हो सकते थे, पर यहां पर फोटोग्राफ वर्ड नहीं यूज हुआ है। एक लड़के का परिचय देते हुए अमरजीत कह रहा है, इसका मतलब अमरजीत एक अलग व्यक्ति है, लड़का एक अलग व्यक्ति है, ये दो लड़के हैं। बात समझ में आई क्या? थम्स अप कर दो फटाफट से। मैंने कहा ना कभी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, ध्यान से देखो अब इधर। तो भाई साहब एक लड़के की तरफ परिचय देते हुए अमरजीत ने कहा, क्या कहा? कि वह मेरे पिता की पुत्री, मेरे पिता की पुत्री का पुत्र है, वह मेरे पिता की पुत्री का पुत्र है। अब देखो, वह मेरे पिता, मान लो अमरजीत खुद इकलौती पुत्री होती तो ये स्ट्रक्चर ऐसा बन सकता था, ये स्ट्रक्चर ऐसा बन सकता था कि वह लड़का मेरे पिता की पुत्री का पुत्र है। मान लीजिए वो पुत्री ये खुद ही होती है अमरजीत, और तो ये लड़का ऐसा बन सकता था, ये स्ट्रक्चर ऐसा बन सकता था। तब तो भाई साहब लड़का अमरजीत का कौन हो जाता? लड़का अमरजीत का पुत्र हो जाता, लड़का अमरजीत का क्या हो जाता? पुत्र। लेकिन आप देखना इधर, यहां पर एक ऑप्शन नीचे चला गया, इसमें कोई बात नहीं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए यहां पर स्ट्रक्चर ऐसा होता, देखना इधर, अब मान लीजिए ये स्ट्रक्चर ऐसा भी बन सकता था कि ये अमरजीत, ठीक है, अमरजीत इस लड़के के लिए बोल रहा है, अमरजीत इस लड़के के लिए बोल रहा है कि यह लड़का मेरे पिता की पुत्री, हो सकता है पुत्रियां बहुत सारी हो उसकी, हो सकता है कि उसके पिता की बहुत सारी पुत्रियां हो, यह लड़का मेरे पिता की पुत्री, हो सकता है पुत्रियां बहुत सारी हो सकता है पुत्री एक ही हो, और यह भी हो सकता है कि पुत्रियां बहुत सारी हो और उनमें से किसी पुत्री का पुत्र हो ये लड़का। जहां पर स्ट्रक्चर दोनों खत्म हो जाते हैं वो दोनों एक ही होते हैं। मान लो ये लड़का यहां हो गया, तब लड़का अमरजीत का कौन हो जाता? लड़का अमरजीत का कौन हो जाता भाई साहब? लड़का अमरजीत का जेंडर क्लियर है ना, बहन का बेटा, बहन का बेटा, भांजा या भतीजा, दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज होता है जिसको अपन बोलते हैं नेफ्यू, जिसको अपन बोलते हैं नेफ्यू, क्योंकि नेफ्यू का मतलब भतीजा या भांजा कुछ भी हो सकता है, भतीजा भी हो सकता है, भांजा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है।
अगर एक ही पुत्री होती उसके पिता की तब तो आंसर सन होता, और अगर बहुत सारी पुत्रियां होती अमरजीत के पिता की तो भाई साहब आंसर आपका नेफ्यू होता। तो क्या आप लोग ज्ञात कर पा रहे हो क्या कि लड़का कौन है? लड़का पुत्र है या लड़का नेफ्यू है? क्या आप ज्ञात कर पा रहे हो क्या इस स्ट्रक्चर में? तो आंसर क्या दोगे? सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम निर्धारित नहीं कर सकते, हम निर्धारित नहीं कर सकते भाई साहब कि कौन है अमरजीत, आखिर है कौन। ठीक है, लड़का अमरजीत का पुत्र भी हो सकता है और लड़का अमरजीत का नेफ्यू भी हो सकता है। तो भाई साहब आंसर सी एंड डी बनेगा। अगर यहां पर लाइन ऐसे लिखी होती ना कि वह मेरे पिता की इकलौती पुत्री, इकलौती संतान, पुत्री भी नहीं एकमात्र पुत्री, तब ये पुत्र भी हो सकता था अमरजीत। ठीक है, इकलौती संतान लिखा हुआ होता, ऐसे लिखा हुआ होता, वह मेरे पिता की, ये पुत्री नहीं लिखा होता, क्या लिखा होता? इकलौती संतान। यहां पे लिखा होता इकलौती संतान, वह मेरे पिता की इकलौती संतान का पुत्र है, तब तो 100% लड़के का आंसर क्या देते अपन? पुत्र दे देते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं है? बात समझ में आ रही है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब, याद रख लेना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सिबलिंग का मतलब तो भाई बहन हो गए ना भाई साहब, सिबलिंग्स का मतलब क्या होता है? भाई बहन। क्लियर है? चलिए सारी चीजें क्लियर करूंगा, नो सिबलिंग, सिबलिंग वगैरह, ये सारी चीजें आप लोगों को जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना, ढेर सारे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, ये सारे क्वेश्चंस जब अपने होंगे, ठीक है, कहां पर? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। अभी जब 12 बजे वाली हम क्लास लेंगे, मतलब मजा आ जाएगा वास्तव में। सभी बच्चों को बोल रहा हूं मैं, आ जाना, बहुत डिटेल में आपको कराने वाला हूं मैं, आराम से 12 बजे से लेके 1:15 बजे तक 75 मिनट की क्लास है। वो 75 मिनट आपके जीवन के वो 75 मिनट है जो आपको ब्लड रिलेशन बढ़िया तरीके से सिखा देंगे। इसलिए आप लोग अनअकैडमी पर आ जाइएगा, फॉलो कर लीजिएगा। सबसे पहले तो प्रैक्टिस करने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना, ये बात ध्यान रख लेना। कितने बजे? दोपहर 12 बजे ब्लड रिलेशन टॉपिक की बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, ब्लड रिलेशन टॉपिक की बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इसको बिल्कुल तैयार रहना एकदम ताबड़तोड़ तरीके से। अनअकैडमी पर आप फॉलो कर लो फटाफट से। जिन भी बच्चों ने अभी तक फॉलो नहीं किया है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि फॉलो कर ले अनअकैडमी प्रोफाइल को। सभी लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो और दीपक कुमार तीर्थयानी के नाम से आप लोग फॉलो कर लो। बात समझ में आ रही है? फटाफट से आप लोग फॉलो कर लो ताकि लिखा हुआ आ जाए फॉलोइंग। जैसे ही फॉलोइंग लिखा हुआ आ जाएगा फिर उसके बाद में आप लोगों को सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिलने लगेंगे मैसेज के रूप में। मतलब आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता चल जाएगा कि कब कब दीपक सर की क्लास चालू हो रही है। आधे घंटे पहले ही मैसेज आ जाएगा आपके पास। तो बढ़िया तरीके से आप लोग मेरी प्रोफाइल पर जाकर शेड्यूल भी चेक कर सकते हो, ठीक है। आप शेड्यूल भी जाकर चेक कर सकते हैं अनअकैडमी पर। और नया बैच भी आज स्टार्ट हो रहा है। अगर आप प्रत्येक टॉपिक को बेसिक से एकदम धांसू तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं तो भाई साहब आप गेट सब्सक्रिप्शन पर जाकर एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं दीपू 10 कोड लगाकर। आप दीपू 10 कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। कोड को एक साथ लगाना होता है। और जो बच्चा नया है, आज पहली बार ही आएगा 12 बजे वाली क्लास में, तो फ्री क्लास को देखने के लिए उसको अनलॉक कोड दीपू 10 लगाना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। 15 दिसंबर का दिन है, बढ़िया तरीके से भाई साहब आ जाइएगा, एकदम आग लगा देंगे शानदार खतरनाक वाले तरीके से, ठीक है। नया बैच आज से ही चालू हो रहा है। क्लियर है? हर एक चीज क्लियर हो गई? ये कुछ सेशंस मैंने लिए थे, ठीक है। तो भाई साहब फॉलो कर लीजिएगा बढ़िया तरीके से, कोई आपत्ति नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं 12 बजे वाली ब्लड रिलेशन वाली क्लास में, ठीक है। चलिएगा 12 PM पर मिलते हैं हम लोग ब्लड रिलेशन में। जी हाँ 2 बजे है, 2 बजे है बेटा इनपुट आउटपुट, 2 PM पर इनपुट आउटपुट। ये भी अनअकैडमी पर ही है, ठीक है। इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट पढ़ने वाले हैं 2 बजे।
12 बजे ब्लड रिलेशन। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, बड़ा मजा आया आप लोगों के साथ में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबसे पहले, और बेल आइकन तो जरूर प्रेस कर लेना। पीडीएफ का लिंक नीचे आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, सारी थ्योरी क्लास से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो मिल जाएगी। और मिलते हैं 12 बजे पे एक जोश और एक जुनून के साथ में, ठीक है बेटा? प्रॉमिस करो कि सभी लोग 12 बजे वाली क्लास को छोड़ोगे नहीं, और आज के बाद ये नहीं कहोगे कि भाई साहब ब्लड रिलेशन टॉपिक में मुझे दिक्कत है सर। ये किसी के मुंह से नहीं निकलना चाहिए कि ब्लड रिलेशन टॉपिक में दिक्कत है, ठीक है? चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, मिलते हैं 12 बजे, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।